हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के सब्जेक्ट्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर लेके आया था एनसीईआरटी कोर्स इंटरमीडिएट का, जिसका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। बस उसके न्यूमेरिकल्स बचे हैं जिसको कराना ज़रूरी है। मुझे पता है कि न्यूमेरिकल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से 12-13 नंबर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स कराना इम्पोर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस एनसीईआरटी कोर्स का जो फर्स्ट जो अभ्यास के प्रश्न हैं, अभ्यास के न्यूमेरिकल्स हैं, उनको कराने जा रहा हूँ कि जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 उसमें दिया है, जहाँ पर मैंने प्रदर्शित किया है क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि इससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो इस एनसीईआरटी कोर्स से अलग हैं, जिनको मैं अवेलेबल कराऊंगा बाद में। तो डियर स्टूडेंट, पहले आप एनसीईआरटी कोर्स देखिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ दूंगा। मैं आपको इतने न्यूमेरिकल्स दूंगा कि आप भी थक जाओगे न्यूमेरिकल्स करते करते। तो डियर स्टूडेंट्स, जिसका फर्स्ट न्यूमेरिकल था एनसीईआरटी बुक का, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। तो हम देखते हैं कि क्या है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों के क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। हमें बल की गणना करनी है। तो बल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। बल का फॉर्मूला होता है F = 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। ये बल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बल का जो फॉर्मूला है, इनकी जो वैल्यू पुट कर दी गई है, 1/4 πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। Q1 Q2/r²। Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ दी गई है और Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁷ दी गई है। और जो हमारी दूरी है वो सेंटीमीटर में दी गई है। देखिए, जो ये दूरी है सेंटीमीटर में दी गई है। सेंटीमीटर में ना दे के हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 30/100 हो जाएगा। यहाँ पर से जो जीरो जो वो होगी त्रिज्या, वो सॉरी वो डिस्टेंस वो 0.3 मीटर हो जाएगी। तो इस पर इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख दी है। वैल्यू रखने के बाद जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 54/0.09 हो जाएगा, जो ये दिया है, और इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये वाला, यानी 6 × 10⁻�3। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्या है। 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर माइनस के 0.8 न्यूटन माइक्रोकूलाम आवेश हो, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है। ए, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, ये ज्ञात करना है। और दूसरा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है, ये। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इसकी दूरी निकालते हैं। हमें पता है वैद्युत बल की फॉर्मूला मैंने अभी बताया है, F = 1/4 πε0 Q1 Q2/r² होता है। यहाँ से r² = 1/4 πε0 Q1 Q2/f हो जाएगा। तो इसकी जो आवेश दी हैं उनकी वैल्यू रख दी है, क्यों 1/4 πε0 की वैल्यू ये हो जाएगी, और इंटू 0.4 दिया है Q1 की वैल्यू 0.4 × 10⁻⁶। जो 10⁻⁶ है वो माइक्रोकूलाम है, क्योंकि एक माइक्रोकूलाम इक्वल टू होता है 10⁻⁶ कूलाम। तो इसीलिए 0.4 × 10⁻⁶ हो जाएगा, इंटू 0.8 × 10⁻⁶ हो जाएगा, अपॉन
बल दिया है आपका 0.2 न्यूटन, तो 0.2 ये बल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से यदि हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यदि इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर का आंसर आ जाएगा हमारा 14.4 इंटू 10⁻³ ये इसका आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर का। तो हम यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो आर की वैल्यू निकालने में पहले हम, ये 14.4 है, यदि इस पॉइंट को हम दाईं तरफ ले जाएं तो यहाँ पर -3 की जगह पे एक और बढ़ जाएगा, -4 हो जाएगा। जब -4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि आर स्क्वायर इक्वल टू 144 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम इसका वर्गमूल ले लेंगे। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, ये 144 का वर्गमूल 12 होता है, और 10⁻⁴ का वर्गमूल 10⁻⁻² होता है। तो अब 10⁻⁻² मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ए का आंसर मिल गया। अब करते हैं बी। चूँकि दोनों गोलों पर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, अतः दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, जो दूसरा गोला है उस पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, 0.2 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि जब चार्ज अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, माइनस प्लस होते हैं, तो वे आकर्षण का बल लगाते हैं। इसमें आपको पता ही है कि 0.8 दिया था और 0.4 प्लस के दिया था, तो ये आकर्षण का बल लगाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 23। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE स्क्वायर अपॉन GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। और अनुपात हमें क्या बता रहा है ये चेक करना है हमको क्वेश्चन नंबर 23 में। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है Fg = GME/MP/r²। ये हो गया Fg। और कूलाम के नियम से वैद्युत बल क्या होता है, मैंने आपको बताया था वैद्युत बल होता है Fe = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ 1/4πε0 जो दिया है वो K दे दिया है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, E के बराबर। तो r² है ही। तो क्या करते हैं कि इसका अनुपात निकालते हैं पहले Fe/Fg। तो Fe/Fg का यदि हम Fg का डिवाइड कर दें Fe में तो क्या प्राप्त होगा, Ku²/r² और GME/MP/r²। इन्हें हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, r² से r²। अब बचेगा क्या, Ke²/GME/MP ये बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, फिर इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। K की वैल्यू पुट कर दिए 9 × 10⁻⁹। मैंने बताया था कि 1/4πε0 होता है K = जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, जो दी गई है, ये लिख दी है। अब E की वैल्यू लिख दी है 1.6 × 10⁻⁻19 की होल स्क्वायर। अब ये 6.67 × 10⁻⁻11 है, वो G की वैल्यू होती है, गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़ा होगा। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा MP वो 1.4
67 इंटू 10⁻⁻27 होगा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होगा। अब इनकी जो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके हमें क्या प्राप्त होता है, कैलकुलेशन करके हमें प्राप्त होता है 2.3 इंटू 10⁻39। क्या होता है 2.3 इंटू 10⁻39 हमें प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह समान दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। हमें पता है जब दोनों बल हैं, एफ ई भी बल है और एफ जी बल है, तो दोनों के यदि हम यूनिट लिखेंगे तो वे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक क्या है, विमाहीन राशि है। क्या है, विमाहीन राशि है। तो अतः दिया गया अनुपात क्या बताता है कि वैद्युत बल, और दिया अनुपात क्या बता रहा है कि वैद्युत बल है जो गुरुत्व बल की अपेक्षा बहुत अधिक प्रबल है। क्या होता है, बहुत अधिक प्रबल होता है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल दें, तो इसका एग्जाम्पल देते हैं कि बालों में जब हम रगड़ने पर एक सूखा प्लास्टिक का कंगा या कागज़, रगड़े हुए बालों से जो सूखा प्लास्टिक का कंगा होता है, कागज़ के टुकड़ों पर लगने वाली पूरी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर उठा लेता है। इतनी पावर होती है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस पर, फिर भी वो जो उस पर बल लग रहा है, वैद्युत बल, उसके कारण वो ऊपर उठा रहा है उसे। अब क्वेश्चन नंबर 24 आता है। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 है कि 4 बिंदु आवेश दिए हैं हमको। क्यू ए इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम तथा क्यू डी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, और 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो हमें इस पर बल फाइंड करना है। बल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक वर्ग बनाते हैं। क्या करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। ये वर्ग दिया गया है आपका, ये वर्ग दिया गया है, यहाँ पर वर्ग दिया गया है। तो इस पर क्या करते हैं कि ए पर हमारा 2 माइक्रोकूलम है, ये और बी पर हमारा -5 माइक्रोकूलम है, और सी पर हमारा डी पर हमारा -5 माइक्रोकूलम और सी पर 2 माइक्रोकूलम है। ये जो बी और डी पर जो कूलम दिए हैं, मतलब आवेश दिए हैं, वे नेगेटिव हैं। तो यदि हम ए के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, क्योंकि ओ पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है, वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हमेशा क्या करते हैं, रिपल्सिव, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। तो ओ पर जो बल लगा है वो ओ से दूर जाएगा, मतलब ओ से दूर जाएगा, तो वो ओ से दूर सी की तरफ जाएगा, तो एफ ए बल प्राप्त हो जाएगा। अब सी के कारण बल लगेगा, ये एफ सी हो जाएगा, ये रहा। और जो हमें पता है कि बी के कारण, मतलब माइनस के कारण जो प्लस पर बल लगेगा वो अट्रैक्ट करेगा। तो एफ बी के कारण जो बल होगा हमें ये दर्शाया गया है, और इसी प्रकार से एफ डी के कारण बल ये दर्शाया गया है। तो हम क्या करते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है चित्र से कि एफ ए के विपरीत एफ सी है और एफ बी के विपरीत एफ डी है। ये सभी बल विपरीत हैं। तो हमें पता है कि ओ पर नेट बल कितना है, F इक्वल टू एफ ए वेक्टर प्लस, मतलब इन चारों का योग ही तो है। अब मैंने बताया कि चित्र से दिखाई दे रहा है कि एफ ए वेक्टर इक्वल टू -कैप सी वेक्टर है, एफ बी वेक्टर इक्वल टू -कैप डी वेक्टर है। तो समीकरण 1 से हम इनकी वैल्यू रख देंगे, तो ये आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इस पर बल 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है कितना, 25।
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं क्या है। किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए जो जिसकी वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम तक क्यू बी इक्वल टू माइनस के 2.5 गुणा 10⁻⁷ क्रमशः दो बिंदु हैं ए 0 माइनस के 15 सेंटीमीटर तथा बी 0 प्लस के 50 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये फाइंड करना है हमको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले क्यू ए की वैल्यू दी है और क्यू बी की वैल्यू दी है। तो हम डायग्राम बनाते हैं जो एक्स बाई जेड अक्ष पे हम डायग्राम बनाते हैं। ये वाई अक्ष हो जाएगी, ये जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। तो जेड अक्ष है तो हमें पता है कि जो दिया है मतलब 0 दिया था, तो मतलब जेड अक्ष पे ही तो बिंदु दिया है, तो 15 होगा वो प्लस की जेड अक्ष पर होगा, माइनस के 15 होगा वो माइनस की जेड अक्ष पर होगा। तो ये जो दिया है ये जेड अक्ष पे और ये माइनस की जेड अक्ष पे, ये पॉजिटिव जेड अक्ष पे है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कुल आवेश फाइंड करना है। कुल आवेश फाइंड करना है पहले तो कुल आवेश फाइंड करेंगे तो 2.5 इंटू 10 कुल आवेश क्या होता है, क्यू ए प्लस क्यू बी होता है। 2.5 इंटू 10⁻⁷ वैल्यू दी गई है क्यू ए की, क्यू बी की वैल्यू भी दी है माइनस के 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। इन दोनों का योग कर देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा कुल आवेश इसका 0। अब कुल दूरी चेक करनी है हमें, दूरी कितनी है। हमें पता है कि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो हमें ए और बी के पॉइंट की दूरी निकालनी है। तो यहाँ जी ओ है ये, तो यहाँ ओ से जो 15 सेंटीमीटर है ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में दी है, लेकिन दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो 15 30 हो जाएगा। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। जहाँ से हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगी। यहाँ से दूरी निकाल ली और हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी एक आवेश का परिमाण और अल्प दूरी Q इंटू 2a। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपके लेक्चर लिए थे तब। तो यहाँ से किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया जो 2.5 इंटू 10⁻⁷ है इंटू और दूरी है अल्प दूरी क्या है 0.3। इनका मल्टीप्लाई कर दिया, इनकी कैलकुलेशन की है तो 0.75 इंटू 10⁻⁷। इसका मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी हमारी, ये निकल के आएगी 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है कि 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण का परिणाम ज्ञात करना है हमें पता है P की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर और E की वैल्यू भी दे रखी है जो ये दी गई है 5 इंटू 10⁴। अब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है। अब क्या करते हैं, हमें पता है कि टॉ होता है वो बलाघूर्ण होता है जो जिसका फॉर्मूला होता है टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें इनकी वैल्यू पुट कर दी है, पी की वैल्यू पुट कर दी है, ई की वैल्यू और थीटा की वैल्यू। तो जो वैल्यू पुट की हैं तो ये 37 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 37 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 होती है। इससे
4 5 20 यहाँ हो जाएगा, और 9 में से 4 गए तो 5 बचेगा, तो 20 2 से 10 बार कटेगा, 10 गुणा 10⁻5 न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो ये टॉ इक्वल टू 10⁻4 न्यूटन इंटू मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब ये तो हमें परिमाण निकाला है, अब इसकी दिशा निकालते हैं। तो क्या करते हैं, दिशा के लिए हम जो देखो इस डायग्राम में देखो इसमें जो डायग्राम बनाया मैंने कि पी वेक्टर की दिशा ऊपर की ओर ली गई है और वैद्युत क्षेत्र ये दर्शाया गया है, ये वैद्युत क्षेत्र दर्शाए गए हैं इधर साइड में। तो हम उंगलियों को किधर रखें, पी की साइड में, मतलब वैद्युत ध्रुव की साइड में अगर हम उंगलियों को रखें और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में उंगलियों को घुमाएं तो हमारा अंगूठा जो होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, जो हमें बलागुण की डायरेक्शन पता करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसकी डायरेक्शन दिशा द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगी। ये जो दी गई है इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगी। अब क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं क्या है। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। तो क्वेश्चन ए है, स्थानांतरित या किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। किस पदार्थ से किस पदार्थ में स्थानांतरित हो रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित करनी है। बी है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। संहति आप समझ रहे होंगे, संहति क्या होता है। संहति का मतलब द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। अब हम इनका आंसर फाइंड करेंगे। हमें पता है कि आवेश ऊन के टुकड़े से पॉलीथीन के टुकड़े में स्थानांतरित हो रहा है, जिसके कारण ऊन है वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉलीथीन का टुकड़ा वो नेगेटिव पाया ही गया है। तो V की वैल्यू मतलब पॉलीथीन के टुकड़े पर जो आवेश दिया है वो क्या है, 3 गुणा 10⁻⁷ कूलाम। तो ये जो दिया है 3 गुणा 10⁻⁷ है। अब क्या है, अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए सूत्र कौन सा यूज करते हैं, Q इक्वल टू NE, जो ये दिया है Q इक्वल टू NE सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हमें फाइंड करनी है, n फाइंड करनी है तो n इक्वल टू Q/E हो जाएगा, जिसकी वैल्यू पुट कर दी है, वैल्यू पुट कर दिए 3 गुणा 10⁻⁷ अपन 1.6 गुणा 10⁻�19। हमें पता है E की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻�19 होता है और Q की वैल्यू दी गई है जो ये है। अब इसकी कैलकुलेशन किए तो हमें क्या पाया, n इक्वल टू 1.87 गुणा 10⁻12 पाया। तो ये हो गई हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आता है संहति का स्थानांतरण होता है कि नहीं। हाँ, इसमें संहति का स्थानांतरण होता है। कितना होता है, संहति का स्थानांतरण का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है m इक्वल टू n, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली है वो, इंटू इलेक्ट्रॉन पे कितना द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का गुणा कर दिया जाए तो हमें संहति प्राप्त हो जाती है। तो हमें जो निकाली थी वैल्यू इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वो क्या थी, 1.87 इंटू 10⁻12 निकली थी, इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31। तो यहाँ से इनकी वैल्यू रख दी है, वैल्यू रखने के बाद इनकी कैलकुलेशन कर दी है। कैलकुलेशन करने के बाद क्या इसका आंसर क्या मिलता है, 1.7 इंटू 10⁻18 किलोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं पहले। क्या है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A, B
के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁻⁷ के साथ कूलाम है तो इसमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। और गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्या नगण्य है, ये कहा है। ये तो हो गया ए। और बी देखते हैं। बी है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी, प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा कितनी दोगुनी कर दी जाए, गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, ये फाइंड करना है। तो चलते हैं अब हम आगे। पहले हम सेंटीमीटर जो दूरी दी गई है सेंटीमीटर में, उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 0.5 मीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्योंकि गोले के बीच की तुलना में गोले की त्रिज्या नगण्य है तो हमें इन्हें क्या मानते हैं, आवेशित गोले को बिंदु आवेश मान सकते हैं। अब यहाँ से हमें पता है वैद्युत प्रतिकर्षण बल क्या होता है, मैंने बताया था, ये हो गया। यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर दिए 9 × 10⁹ और 6.5 × 10⁻⁶ इंटू 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन 0.5 पे होल स्क्वायर। यहाँ से ये कैलकुलेशन करके हमारा आंसर निकल के आता है 1.52 × 10⁻⁻² न्यूटन। ये आंसर निकल के आता है यहाँ। तो ये ए का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले। अब बी का सॉल्यूशन आता है। बी में क्या है, यदि हमने Q1 को 2Q1 ले लिया, Q2 को 2QT और R/2 ले लिया डिस्टेंस को, उसने जो कहा है हमसे, तब हमने F1 Q1 की जगह पे 2Q1 रख दिया, Q2 की जगह पे भी 2Q2 रख दिया और R की जगह पर R/2 रख दिया। तो हमने क्या पाया कि ये वैल्यू रख के 4 × 4 कर दी, 16 हो जाएगा। तो 1/4 ये हमें पहले वैल्यू प्राप्त कर ली है जो ए में की थी, तो 16 × F हो जाएगा। F की वैल्यू हमने 1.52 निकाली थी, 1.52 × 10⁻²। तो यहाँ से जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू ये 10⁻⁻² करेंगे तो 0.24 न्यूटन आ जाएगा। ये 0.24 न्यूटन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 3 है, ये 3 नहीं है। यहाँ पर ये जो 3 है, ये 3 नहीं आएगा यहाँ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, यदि प्रश्न 28 में जो अभी क्या है हमने, गोले ए तथा बी साज में तो सर्वसम है तथा इसी साज का कोई तीसरा गोल अनावेशित गोला जिस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है, तो अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, क्या होगा। तो हम देखते हैं। अब प्रारंभ में ए तथा बी पर आवेश कितना था, QA और QB = 6.5 × 10⁻⁻⁷ के साथ कूलाम आवेश, और Q3 0 बताया है। तीसरे गोले को जब पहले के संपर्क में लाएंगे तो आवेश कितना हो जाएगा, Q1 + Q3/2 होता है, 2 हो जाएगा। यहाँ से Q1 की वैल्यू रख दी है और Q3 की वैल्यू रख दी है, /2 कर दिया है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी Q1 डैश। अब तीसरे को दूसरे B के संपर्क में लाने पर अब तीसरा जो चार्ज तुरंत हटाया दिया था वो 3.25 है, पहले दूसरा Q2 + Q3 हो जाएगा /2। तो जो Q2 डैश बनेगा वो क्या बनेगा, Q2 + Q3/2।
ये जो बन रहा है, अब इनकी वैल्यू रख दी है। Q2 की वैल्यू दी गई थी 6.5 गुणा 10⁻⁻7 प्लस Q3 की वैल्यू ये निकाली है 3.25 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 है ही। तो यहाँ से ये 6.5 10⁻⁻7 कॉमन ले लिया है, 6.5 प्लस ये जोड़ दिया है, तो ये आ जाएगा Q डैश 9.752 इंटू 10⁻⁻7 Q2 डैश, तो 4.875 इंटू 10⁻⁻7 ये आ जाएगा। अब R कितनी दी है 0.5 मीटर। तो प्रतिकर्षण बल आपको पता है क्या होता है, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, लेकिन Q1 डैश होगा यहाँ Q2 डैश होगा, क्योंकि नए जो आवेश निकाले हैं हमने जो मिला करके मतलब टच करके, तो इनकी जो वैल्यू रख दी है, सबकी वैल्यू रख दी है 1/4πε0 Q1 डैश की, Q2 डैश की, R की। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा 5.7 इंटू 10⁻⁻3 इसका आंसर प्राप्त होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है, चित्र ए में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। तीनों आवेशों के चिन्ह बताने हमें, इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम होगा। और ये भी बताना है कि ये जो चित्र दिया है, ये वाला, इनमें कौन से आवेश का Q/m अधिकतम है। चलो आगे चलते हैं। पहले आवेश बताने हैं कि कौन सा आवेश धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है। हमें पता है, हम जानते हैं कि जब दो आवेश अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि प्लस प्लेट की ओर 1 और 2 जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऋणावेशित हैं, तभी तो धनावेश की तरफ भाग रहे हैं। इसी प्रकार से जो 3 है वो नेगेटिव की प्लेट की तरफ जा रहा है। नेगेटिव प्लेट की तरफ जाने के कारण ही तो ये पॉजिटिव होगा, तभी तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि 1 और 2 है, 1 व 2 कण धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है, तो अतः कण 1 व 2 ऋणावेशित होगा, तथा कण 3 ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है, तथा कण 3 धनावेशित होगा। और हमें फाइंड क्या करना है, Q/m फाइंड करना है। तो न्यूटन के दूसरा नियम लगाएंगे। तो न्यूटन का दूसरा नियम होता है F = ma। यहाँ जो ma Q और F = होता है QE, तो F की जगह पे QE रख दिया है, और A से निकाल लिया Q/m, तो Q/m = A। यहाँ से A, यदि E कांस्टेंट है, यहाँ से A अनुक्रमानुपाती क्या निकलेगा, Q/m। छोड़ो, यदि वैद्युत क्षेत्र कांस्टेंट होगा तब। अब हमें विस्थापन देखना है कि कौन से कण का विस्थापन अधिक है। तो ये देखिए, जो कण 1 और 2 है वो अपनी स्थिति से कम विक्षेपित हो रहे हैं, जबकि कण 3 है अपनी स्थिति से देखो कि सबसे ज़्यादा विक्षेपित हो रहा है। जो ये हो रहा है, कितना विक्षेपित हुआ है, जबकि ये सबसे ज़्यादा ये हुआ है, फिर सेकंड सबसे ज़्यादा 3 हुआ है, फिर इससे कम 1 हुआ है, फिर सबसे कम 2 हुआ है। तो अधिक विस्थापित कौन हुआ है, क्वेश्चन वो कण 3। तो हमने बताया कि कण 3 के लिए विस्थापन अधिक है। अब प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग क्या है, 0। ऊर्ध्वाधर वेग जो दिया है ये 0 है, जो y और x के जो
डिनोट किया है। तो ऊर्ध्वाधर वेग पहले कितना होगा, 0। तो यदि तीनों कण समान समय t में ऊर्ध्वाधर विस्थापन y हो तो न्यूटन की गति के दूसरा समीकरण लगा देंगे। न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण होता है s = u + हाफ AT²। हमने यहाँ s की जगह y लिया है विस्थापन, तो y = u + हाफ AT² हो जाएगा। यहाँ u की वैल्यू 0 दी गई है तो y = 1/2 AT² होगा। तो y और a के बीच रिलेशन निकल के आ जाएगा y अनुक्रमानुपाती a। तो a की वैल्यू अभी बताई थी, Q/m की वैल्यू, a की वैल्यू क्या, a किसके अनुक्रमानुपाती था, Q/m के, जो ये दिया है। तो Q/m हो जाएगा ये y के अनुक्रमानुपाती विस्थापन। तो जिसका विस्थापन अधिक होगा उसी का अनुपात अधिक होगा। तो हमने बताया कि कण 3 के लिए विस्थापन अधिक था, तो इसी प्रकार से कण 3 के लिए Q/m अधिक होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र E = 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम्ब पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल ZYZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। फ्लक्स की गणना करनी है। अब बी है, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है तब। तो हम यहाँ अब निकालते हैं फ्लक्स और दोनों ए और बी का आंसर। तो ई वेक्टर दिया है 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम्ब। यहाँ से हमें पता है कि जो ए दिया है, जो पृष्ठ हमने माना है ये वाला, ये जो पृष्ठ है तो एक्स अक्ष के समांतर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा ये, और क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, भुजाओ स्क्वायर होता है A²। तो 0.a सेंटीमीटर की भुजा दी गई थी 0.1 की, तो 0.1 पर स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻² मीटर स्क्वायर इसकी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो फाई होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अर्थात ई ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 दी है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इनकी जो कैलकुलेशन करके निकल के आएगा वो 30 Nm/m निकल के आ रहा है। जो है ये निकल के आ गया ये वाला। अब बी में क्या है कि थीटा 60 डिग्री दिया गया है, तो फाई = ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ई ए कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से ई की वैल्यू रख दी है और ए की वैल्यू रख दी है, और कॉस 60 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 30 उसकी निकाल ही लिए हमने, 3 × 10⁻⁻²। तो अपॉन 15 न्यूटन इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाता है हमारा 15 न्यूटन × मीटर² पर कूलम्ब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32। इसे पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न 31 जो अभी किया है हमने कि उसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, अब इसमें घन लिया गया है जो इस प्रकार अभिन्यासित है कि किसी फलक निर्देशांकित तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। तो हमें यहाँ फ्लक्स की गणना करनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर घन ले लिया है। क्या लिया है, घन। तो हमें पता है घन के किन दो पृष्ठों से फ्लक्स गुजरेगा, एक 1 से गुजरेगा, एक 2 से गुजरेगा, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर ही है। और पृष्ठ 1 देखते हैं पहले। पृष्ठ 1 पर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि पृष्ठ 1 पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी, और ए पर भी एक डायरेक्शन भी बाहर की ओर है। तो क्या करते हैं, ये दोनों
के मध्य कोण कितना हो जाएगा 0। तो कॉस यहाँ से ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से ई ए आ जाएगा। अब पृष्ठ 2 पर क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर तथा ई वेक्टर विपरीत हैं, तो उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। ये जो देखो पृष्ठ 2 पर ये बाहर की तरफ है, ये ए, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की दिशा डायरेक्शन इधर है, तो इस वजह से इनके मध्य 180 डिग्री का कोण आ जाएगा। ई ए कॉस 180 हो जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ से माइनस किया जाता है। अब कुल फ्लक्स निकालना है, कुल फ्लक्स निकालेंगे तो कुल फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू φ1 + φ2 होता है। यहाँ से φ1 + φ2 की वैल्यू रख दी है, ई ए माइनस ई ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आता है। 33 देखते हैं क्या है। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है 8.0 × 10⁻³ न्यूटन/मीटर उसके पर कूलम। अब हमें ज्ञात करना है, हमें बॉक्स के अंदर भीतर नेट आवेश कितना है, और यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। माना बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, क्यू मान के चलते हैं हम, तो फाई इक्वल टू होता है Q/ε0, तो क्यू ई की वैल्यू यहाँ फाई × ε0 हो जाएगी। फाई की वैल्यू दी हुई है 8.0 × 10⁻³ अब ε0 की वैल्यू मैंने पढ़ा दी थी आपको, क्या होता है 8.85 × 10⁻12। इनकी जो कैलकुलेशन करके हम पाते हैं 0.07 माइक्रो कूलम। अब क्वेश्चन बी आता है। बी में क्या है कि फाई ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है, जो क्या होता है Q/ε0। यहाँ Q होता है जो बंद पृष्ठ के भीतर आवेश होता है, अंदर जो मतलब बंद पृष्ठ होता है, जो हम गाउसियन पृष्ठ लेते हैं उसके अंदर आवेश को डिनोट करता है Q। तो यहाँ फाई इक्वल टू 0 होगा, तब Q की वैल्यू 0 होगी। इसका अर्थ है कि बॉक्स के भीतर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग 0 है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई प्लस के 10 माइक्रो कूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स हमें पता है क्या होता है, फाई इक्वल टू Q/ε0। यदि घन के 6 फलक हैं, तो क्या हो जाएगा, इससे 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका फ्लक्स निकल आएगा फाई डैश इक्वल टू φ/6 Q/6ε0 हो जाएगा। ये यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे, हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करके हमारे आंसर ये आ जाएगा 1.883 × 10⁻7। अब क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि 2.0 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 कूलम × मीटर मतलब कूलम × मीटर नहीं सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स याद करना है, इसमें भी क्या करना है, नेट फ्लक्स याद करना है। हमें घन लिया है, घन ये लिया है जहाँ से प्रत्येक भुजा
क्या है 9.0 सेंटीमीटर की है। तो इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। पहले क्या करते हैं, Q इक्वल टू दिया है 2.0 माइक्रो कूलाम, इसे कूलाम में बदलेंगे तो 2.0 गुना 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स पाई इक्वल टू सिग्मा QN अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन पृष्ठ से केंद्र पे है तो केंद्र के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इनकी वैल्यू हम रख देंगे। वैल्यू रखने पर हमारा इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 आता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है देखते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसिय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स माइनस के 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। तो हमें आंसर ए निकालना है कि यदि गॉसिय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, और बिंदु आवेश का मान निकालना है। तो आंसर ए निकालेंगे पहले। अब आंसर ए के लिए हम जानते हैं कि फ्लक्स का है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, अतः फ्लक्स उतना ही रहेगा जितना दिया गया है, क्योंकि नॉट डिपेंड इन रेडियस, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, तो उतना ही रहेगा फ्लक्स। अब इस पर आवेश निकालना है। आवेश निकालने के लिए फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। Q इक्वल टू फाई E इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इनकी वैल्यू रख दी है। वैल्यू रखने के बाद माइनस के 8.50 गुना 10⁻⁻⁹ कूलाम में हो जाएगा। और माइनस का चिन्ह यह व्यक्त करता है यहाँ कि ये मतलब अंतर्मुखी है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात प्रमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। गोले पर हमें नेट आवेश ज्ञात करना है कितना है। पहले तो R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से ये 0.2 मीटर हो जाएगा। गोले के केंद्र से R दूरी पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर दी है। E की वैल्यू ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, वैल्यू ये हो जाएगी, और R की वैल्यू ये दी है, तो यहाँ से Q इक्वल टू ये हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करके हम Q की वैल्यू ये फाइंड करते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁹ चूँकि वैद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है तो Q हमेशा नेगेटिव होगा अंतर्मुखी के लिए। तो यहाँ पर ये चिन्ह जो दिया है वो नेगेटिव, ये अंतर्मुखी को व्यक्त कर रहा है, तो ये अंतर्मुखी है। Q इक्वल टू -6.67 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इसका आंसर आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर आता है 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 2.5 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो गोले पर आवेश ज्ञात करना है, गोले से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करना है, कुल कितना फ्लक्स है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले व्यास दिया है हमारे लिए 2.4 मीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो त्रिज्या 1.2 मीटर आ जाएगी। गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है, तो आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू A। तो A गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, तो सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमने सब की वैल्यू रख दी है। सिग्मा की वैल्यू दे रखी थी 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इंटू यहाँ रेडियस R की वैल्यू 1.2 हो गई। तो ये सब वैल्यू हो गई। इनकी कैलकुलेशन करके हम फाइंड करते हैं इसका आंसर होता है ये 1.45 इंटू 10⁻³ कूलाम। अब आता है क्वेश्चन बी। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q की वैल्यू दी है और निकाली ली हमने, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.50 × 10⁻12 होती है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर
ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मात्रक लिखना अर्जेंट है। यदि आपने मात्रक का यूज नहीं किया तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, इसलिए यहाँ मात्रक है जो लिखना पड़ेगा आपको। ऐसा ही मात्रक होते हैं, वो लिखने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 आता है। क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़ते हैं। क्या है? कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करते हैं। हमें पता है कि अनंत लंबाई की रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? E = 1/4πε0 2 λ/r होता है। अब यहाँ से अब 2 सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग देते हैं, तो 2 × 10⁻⁻⁻⁻। अब 2 ये देखो, ये 2 × 10⁻⁻⁻ 2 मीटर कैसे कर दिए? 2/100 लिखेंगे इसे, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। 2 गुणा ऊपर जाएंगे, ये प्लस की 2 यून 10 हैं तो ये ऊपर जाके माइनस की हो जाती हैं, तो इसलिए ये आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ये कैलकुलेशन, ये वैल्यू रख दी है ई की 1/4πε0 की 2 λ/r की वैल्यू रख दी है। यहाँ से लैम्बडा फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻7 कूलम प्रति मीटर। ये 39 है। अब डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को हम देखते हैं कि 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। यानी कि भीतर फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण दिया है 17.0 × 10⁻22 कूलम पर मीटर। हमें फाइंड क्या करना है कि ए पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में और प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण प्रकृत करना है। सबका परिमाण प्रकृत करना है विद्युत क्षेत्र का इन जगहों पर। तो देखते हैं। अब हमें पता है कि प्लेट 1 है, उस पर पॉजिटिव आवेश दर्शाया, प्लेट 2 पर नेगेटिव आवेश दर्शाया। तो यहाँ पर जो प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है, जो बाहर निकालना है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र दिए हैं E1 E2, ये कैसे डिनोट किए हैं? हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र प्लस से तो दूर भागता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। तो एक पे प्लस आवेश है, प्लस आवेश, तो एक प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र तो इससे दूर जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर की साइड में, यहाँ से ये। अब प्लेट E2 नेगेटिव है तो अब उधर ही जाएगा विद्युत क्षेत्र नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ से ये चले जाएगा इधर। तो ये E1 और E2 की डायरेक्शन हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें पता है E1 = σ/2ε। प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको पढ़ाई थी, σ/2ε0 होती है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? प्लेट से दूर होगी। अब प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वही रहेगी, पर इसकी डायरेक्शन होगी वो प्लेट की तरफ हो जाएगी। तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र हो जाएगा EP = E1 - E2। तो यहाँ E1 - E2 तो सिग्मा दोनों समान है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से B करते हैं। अब B पर हम ये देखते हैं, क्वेश्चन B में क्या करता है? P' पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। P' पर वैद्युत क्षेत्र उसी प्रकार से निकाला है। जो E2 है, जो माइनस के कारण है, तो वो माइनस की तरफ जा रहा है, और प्लस के कारण जो बाहर जा रहा है E1, तो ये दोनों E1 - E2 इसमें हो जाएगा। तो E1 - E2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये समान है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। अब निकालते हैं हम Q पर विद्युत क्षेत्र। Q पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। Q पर वैद्युत क्षेत्र की पहले हम डायरेक्शन पता करते हैं। अब देखो जो E1 दिया है, जो प्लेट 1 के कारण क्या है? अब प्लस है, प्लस से दूर भागता है, तो इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी? इधर साइड में, प्लेट 2 की तरफ ही। और प्लस की और दूसरी प्लेट के कारण भी माइनस है, तो ये अट्रैक्ट करे, माइनस की तरफ भागेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र। तो दोनों की डायरेक्शन जो है E1 और E2 की सेम है, मतलब एक ही तरफ है। एक ही तरफ होने के कारण ये आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये E1 + E2 हो जाएगा। इस पर आवेश σ/2ε, 2 σ/2ε0, तो σ/ε0 हो जाएगा।
यहाँ से इसकी इनकी वैल्यू रख दी है। वैल्यू रखने के बाद हमारा जो आंसर आता है 1.92 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ पर कूलम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपकी वीडियो यहीं समाप्त हुए, सारे न्यूमेरिकल फिनिश हो गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से इतने सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे और इससे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कराए जाएंगे एग्ज़ाम टाइम से पहले ही। तो अभी साथ साथ तो मैं आपके फ़ायदे के लिए बस NCERT कोर्स के न्यूमेरिकल ही करा रहा हूँ, और आगे चल के मैं इतने न्यूमेरिकल्स दूंगा कि आप न्यूमेरिकल्स लिखते न्यूमेरिकल्स करते करते थक जाओगे। आप चाहते हैं, मतलब स्टूडेंट टीचर से कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स नहीं कराते हैं, लेकिन मैं इतने न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कि आप भी करते करते थक जाओगे। सो थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बस आपकी वीडियो समाप्त होती है, हम इसे यहीं फिनिश कर रहे हैं।